कुछ अच्छे पिक्स आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं और कौन से स्टॉक्स में आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे ब्रोकिंग के रिसर्च हेड हैं सिद्धार्थ भामरे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुज, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं इस माध्यम से आपको, आपके टीम को और आपके सभी व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया आपको भी, और आपको भी शुभकामनाएं दिवाली की। चलिए तो अब आपकी पिक्स डिस्कस करते हैं सिद्धार्थ। थोड़े मिड कैप स्टॉक्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक दो लार्ज कैप पे भी बात करेंगे। कैंसाई नेरोलैक एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है आपका, जो मैं पढ़ रहा था पेंट स्पेस में। ये क्यों पसंद है आपको और यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं आपके? तो अनुज, मैं कंबाइन करता हूँ क्योंकि पेंट्स में हमारे पास दो स्टॉक्स है। मिड कैप में जैसे आपने कहा कि कैंसाई नेरोलैक, और हम लार्ज कैप में एशियन पेंट्स पे भी काफी बुलिश है। तो पहले तो एक ब्रॉड स्टोरी और फिर मैं नंबर्स की तरफ आऊंगा। ब्रॉड स्टोरी ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे आपके दर्शक कभी जान चुके होंगे कि काफी लोग बुलिश है रियल एस्टेट सेक्टर पे, और ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम पेंडेमिक के बाद 2-3 साल का पेंट अप डिमांड अभी बाकी है, और हम देखते हैं हमेशा कि मानसून के सीजन के बाद जो आने वाले 2 क्वार्टर्स होते हैं उसमें जनरली अच्छा रुझान रहता है इन कंपनियों का, और पेंट अप डिमांड के साथ और पोस्ट मानसून हम कंबाइन देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छा इजाफा हो सकता है ये क्षेत्र में। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल प्राइस ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है पेंट सेक्टर में, और हम देखते हैं कि इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। हमारा मानना है कि क्रूड में यहाँ से अपसाइड कम और डाउनसाइड ज्यादा है, जो पेंट कंपनीज को बेनिफिशियल हो सकता है। ये तो ब्रॉड स्टोरी हो गई। अब कैंसाई नेरोलैक क्यों? नाउ ये थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक है इस स्पेस में, एशियन पेंट्स फर्स्ट, सेकंड बीइंग बर्जर। और हम देख रहे हैं कि इसमें पहले ये कंपनी ज्यादातर ऑटोमोटिव या इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में था, लेकिन अब ये डेकोरेटिव सेगमेंट में आ चुका है ज्यादा। 55% इसका रेवेन्यू अनुज आ रहा है अब डेकोरेटिव सेगमेंट, जो कि एशियन पेंट्स भी है, जहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं, जहाँ पे मार्जिन ज्यादा होते हैं। और 45% ऑफ इसका रेवेन्यू प्रीडोमिनेटली ऑटो स्पेस से आता है, जो ऑटो पेंट्स होते हैं। तो दोनों सेक्टर में हम ग्रोथ देख रहे हैं, और क्योंकि ये डेकोरेटिव सेगमेंट में फिलहाल कम है 55%, इसकी वैल्यूएशंस भी कंपेयर टू अदर पीएस सस्ती है, तकरीबन अराउंड 36 P 24 FY24 की अर्निंग्स के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे ये स्टॉक में इस कंपनी का डेकोरेटिव सेगमेंट बढ़ता जाएगा, इसको वैल्यूएशन का एक री रेटिंग होगा, और ऑटो स्पेस से जहां से हम काफी अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। आई एम श्योर आपके काफी सारे पैनलिस्ट आके कहते हैं कि ऑटो सेक्टर में काफी बूम दिख रहा है। तो ये जो 40% 40 to 45% सेगमेंट जो है, वहां पे भी हमें काफी अच्छा अपसाइड इसमें दिख रहा है, काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। सो कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स और वैल्यूएशन का एक कंफर्ट देखते हुए मुझे लगता है कि कैंसाई नेरोलैक मिड कैप स्पेस में पेंट सेगमेंट में काफी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स के बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि व्हाई दिस कंपनी इज अ बाय। एशियन पेंट भले ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन ये एक्सपेंसिवनेस जो है वो क्लैरिटी और विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू की वजह से ये स्टॉक्स हमेशा एक्सपेंसिव चलते हैं। और जब एफआईआईज वापस आएंगे और जिस तरह से फंड्स में पैसा आ रहा है, और अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं, तो उसका एलोकेशन एशियन पेंट्स को जरूर होगा। स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2 साल का अगर कोई अनुमान लेके चले तो एशियन पेंट भी एक अच्छा बाय है। एशियन पेंट्स और कैंसाई नेरोलैक, ये 2 पिक्स हैं पेंट स्पेस में। अब बात करते हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडिया मुझे दिखाई दे रहा है सीमेंट स्पेस में। तो लार्ज कैप में अल्ट्राटेक सीमेंट और मिड कैप में दालमिया भारत, ऐसा क्यों? तो अभी क्या हुआ है, लास्ट 2 से 3 साल के बीच में कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुई सीमेंट कंपनीज की, और ग्रोथ भी कुछ खासा नहीं रहा है। और बिकॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुई थी, तो जो कैश जनरेशन था उसके वजह से इनके डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुए। पॉइंट बोथ कंपनीज दालमिया भारत एज वेल एज अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर आप बैलेंस शीट देखें तो 0.7 से 0.2 आ चुका है दोनों का डेट टू इक्विटी।
आरबीआई की पॉलिसी में भी गवर्नर ने कहा था कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज आर फंक्शनिंग अराउंड 74-75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, और जब ये स्तर आ जाता है तो कैपेसिटी बढ़ाने का टाइम आ जाता है। और दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट में, इनफैक्ट नॉट जस्ट दीज टू कंपनीज, एंटायर सेक्टर एज सच, हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने की बातें चल रही है। सो अगर आप अल्ट्राटेक की बात करें तो मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 120 टू 160 3 सालों में। और दालमिया भारत में भी हम देख रहे हैं कि जो करंट कैपेसिटी है 37 मिलियन टन्स का, वो बढ़ा के मैनेजमेंट 2 साल में 49 तक का रुझान लेके जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह से मेरा एनालिस्ट सोच रहे हैं कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन अलोंग विथ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी अच्छा यहाँ से अपसाइड स्टॉक प्राइजेस में हो सकता है, क्योंकि अर्निंग फोरकास्ट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, दी स्टॉक्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई वोंट से वेरी चीप। लेकिन अगर मैं दालमिया भारत की बात करूं तो 7.9 EV टू EBITDA 24 के अर्निंग्स के हिसाब से और 8.7 अल्ट्राटेक सीमेंट FY24 के अर्निंग्स के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अनुज कि काफी लोग चिंतित है कि एक बड़े कॉर्पोरेट के आने की वजह से ये सेक्टर में काफी उथल पुथल हो सकती है। माइंड यू, एक सर्विस सेक्टर में और एक कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत फर्क होता है। आप प्रीडेटरी प्राइसिंग सर्विस सेक्टर में देख सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप प्रीडेटरी प्राइसिंग का होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसके चलते भी हमने ये सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखी थी। तो फ्रॉम 2 to 3 years पर्सपेक्टिव, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हम हमारे देश में देखने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक्स, स्पेशली ये दोनों स्टॉक फोकस कर रहे हैं ईस्टर्न मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और कैपेसिटी ज्यादा वहां आने वाली है। तो ये दो स्टॉक्स अनुज हमारे दिवाली पिक्स में है, और दोनों स्टॉक्स में हम डिसेंट अपसाइड देख रहे हैं। अल्ट्राटेक में अराउंड 18 to 19% का अपसाइड है, और दालमिया भारत जो कि एक मिड कैप सेगमेंट में है, उसमें हम 30% का अपसाइड देख रहे हैं। तो हम स्ट्रांगली हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं बाय करना। ओके, और एक HCL टेक में अच्छा खासा मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे याद है आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने कहा था सेलेक्टिवली आप IT में थोड़ी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, लेकिन ये 10% के मूव के बाद भी HCL टेक में अपसाइड है यहाँ पर, और यही क्यों पसंद है आपको? अनुज, सितंबर एंड में हमारी बात हो रही थी जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि शायद IT का जो अंडर परफॉर्मेंस जो इतने महीनों से चला आ रहा है, इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर से, वो शायद खत्म होने वाला है। और हमने तभी हमारे क्लाइंट्स को HCL टेक और इन्फोसिस, जो कि हमारे कवरेज में है अभी फिलहाल, वो हमने बाय के लिए सजेस्ट किया था। लास्ट 1 वीक पूरा टॉक्स हैव बीन टोटली अबाउट IT सेक्टर, और किस तरह से मार्केट भले ही पॉजिटिव ना हो, लेकिन सभी कंपनी के मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। रेवेन्यू गाइडेंस स्लाइटली अपवर्ड रिवाइज की गई है, मार्जिन्स भी मेंटेन करने की बात हो रही है। और एक जो इशू जो मार्केट को रहा है अबाउट एट्रिशन, तो यस एट्रिशन लेवल्स आर हाई, लेकिन जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन IT कंपनियों से हुआ है, जिस तरह से मैनेजमेंट ने भी बातें की है कि एट्रिशन लेवल अब नीचे आएंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे देखा जा सकता है। और जहां पूरा वर्ल्ड इस चिंतित अबाउट कि नॉर्थ अमेरिका में और दूसरे क्षेत्रों में हम स्लो डाउन देखेंगे, रिसेशन देखेंगे, IT कंपनी के मैनेजमेंट काफी बुलिश है। जहां तक नंबर्स का सवाल है अनुज, ये स्टॉक काफी चीप है कंपेयर टू इन्फोसिस एंड TCS, एंड ऑफ कोर्स वो हमेशा लोअर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड होता है, लेकिन FY24 के अर्निंग्स पे अराउंड 14 to 15 के PE पे ये मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड काफी कम लग रहा है ये स्टॉक में। और अगर थोड़ा भी अगर इसमें अगर री रेटिंग होता है, जनरली ऑन एन एवरेज एक 19-20 PE के आसपास हमने देखा HCL टेक ट्रेड करते हुए। तो अगर हम एक डिसेंट टाइम देते हैं ये स्टॉक को, ये इंडस्ट्री को, तो 1 से 1.5 साल के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1300 प्लस लेवल तक जा सकता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन अगर इन्वेस्टमेंट का है, तो इवन एट करंट लेवल्स यू कैन ऐड। और ऑफ कोर्स ये मार्केट है, वोलेटिलिटी रहती है, तो अगर आपको ये वापस अगर 1000 के नीचे 950 के आसपास भी मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके सिद्धार्थ, 2 चीजें, एक तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांजिशन आपका, और एक F&O से फंडामेंटल का ट्रांजिशन, दोनों मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। जो आप पहले ऑफ कोर्स F&O ट्रैक करते थे, अब आप
रिसर्च हेड कर रहे हैं और पूरा फंडामेंटल नजरिए से मार्केट को देख रहे हैं, काफी कन्विक्शन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक थोड़ा पॉजिटिव नोट पर एंड करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें भी काफी अपसाइड देख रहे हैं आप। हाँ, ये मेरी टीम काफी बुलिश है। हालांकि मैंने इतना इसके ऊपर ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया अनुज, लेकिन टीम इज एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज इसका डेट रिडक्शन काफी हुआ है और जिस तरह से ग्रोथ ये सेगमेंट में हो रही है, प्रीमाइजेशन जो प्रोडक्ट्स के हो रहे हैं, उसके चलते हुए माय टीम इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। और यू नो समटाइम्स यू हैव टू इनकॉर्पोरेट टीम की भी रिकमेंडेशन, तो वो हिसाब से दे आर एंटिसिपेटिंग अराउंड 30 to 35% अपसाइड, और ये एक बाय है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट ग्रोथ रेट। और आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, लेकिन माय टीम इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और इसलिए हमने ये पिक भी इसमें शामिल की है। आई वुड लास्टली ट्राई टू गिव वन स्टॉक अनुज, जो हमारे दिवाली सेगमेंट में पर्सनली मुझे भी काफी ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है, वो है नैम इंडिया। तो मे बी समटाइम लेटर हम उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी का AUM बढ़ रहा है और किस तरह से आने वाले टाइम में ये मार्केट शेयर गेन करेगी और किस तरह से इसकी स्कीम्स अच्छी कर रही है, जिसकी वजह से हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है स्टॉक के ऊपर। ओके, चलिए बात करेंगे इसके बारे में भी और बाकी और स्टॉक्स के बारे में भी। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने, और आपको, आपकी फैमिली को और आपकी टीम को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। विश यू द सेम। थैंक यू सो मच अनुज। ओके, एक बार जरा मार्केट पर नजर रख लेते हैं, क्योंकि